मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है।
यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने इस दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया है और इसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज देश में 11 करोड़ 40 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। 10 करोड़ 59 लाख किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाया गया है। कोविड और लॉकडाउन की स्थिति में भी ये पैसा उनके यहाँ जाता रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान लगभग हैं जो पात्रता की सूची में हमारे अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। उनको हर साल 4,0200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिल सकता है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में निर्णय नहीं किया है। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस योजना से जुड़ें, जिससे 4,200 करोड़ रुपया जिस लाभ से पश्चिम बंगाल के किसान वंचित रह रहे हैं उनको वंचित न होना पड़े और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जहां देश के हर विकास खंड और हर पंचायत में लोग उनको आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहीं ऑनलाइन 8 करोड़ 2 लाख लोगों ने अपने आप को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री जी का करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत। अब हम पीएम किसान योजना के तहत देश में लाभान्वित किसानों के अनुभव की लघु वीडियो फिल्म चलाने का अनुरोध करते हैं। 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने देश के अन्नदाता को एक नया सहारा और उसके योगदान को सम्मान दिया। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। दशकों से उपेक्षित और विकास से वंचित हमारे अन्नदाता को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि आज सशक्त बना रही है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख भूजोतधारी किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इस स्कीम से बहुत छोटे बड़े जिम्मेदारों को सबको फायदा हुआ और 4 महीने में किस्त आ जाती है बैंक में। मेरे में 6 किस्तें आ चुकी है, जिससे हमारा घर का और कृषि का सब काम चलता रहता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त बैंक खातों में सीधे पहुंचने पर
जहां किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हुई, वहीं इस सम्मान राशि ने हमारे कृषक भाइयों को महाजन के कर्ज में डूबने से बचाया है। हमें हर वक्त साहूकार के पास जाना पड़ता था, भाई हमें 1000 रुपए दे दे, 2000 रुपए दे दे, कर्जा पानी से अपनी व्यवस्था चला पाते थे। अब हमें वो सब जरूरतें ना अपने बैंक से सम्मान निधि से पूरी हो जाती है। જે પૈસા મળ્યા એનાથી આ વર્ષે અમારે ખાતર, બિયારણ, દવાઓનો ખર્ચો નીકળી જાય છે, તેનાથી સમયસર દવાઓ અને ખાતર મળવાથી ઉત્પાદન પણ સારું આવ્યું અને એનાથી ખૂબ ખૂબ અમને આ વર્ષે લાભ થયો. ఇప్పుడు మాకు నేరుగా వచ్చినందున ఈ పైసలు మాకు మంచి అవసరం పడుతున్నవి. ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు. उधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को न किसी के सामने झुकने दिया और न ही उनके कृषि कार्य को रुकने दिया। लॉकडाउन में हमें समय से पैसा आया, बाकी हमें जो लॉकडाउन में जैसे सब्जी का काम करते, सब्जी का हमारा काम खत्म हो गया था, माल जा नहीं पा रहा था, उससे हम हमारे घर खर्चे हमने चलाए उससे। और आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब 9 करोड़ भूजोत कृषक परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। लाभार्थियों की ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। पीएम किसान सम्मान निधि के ये 2 साल हैं भूजोत किसान की मुस्कान के, कृषक के सशक्तिकरण और सम्मान के। आज भारत सरकार से सहायता पाकर मेरे देश का किसान खुशियों की फसल बो रहा है और किसान के साथ साथ पूरा देश सफल हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की नई किश्त का हस्तांतरण। वीडियो के लिए धन्यवाद। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर हार्दिक अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। बन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के विभिन्न भागों के किसानों के साथ इस विभाग की योजनाओं के तहत उनके अनुभव के बारे में परस्पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री गगन पेरिंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्निक एफपीओ के लाभार्थी हैं। श्री गगन पेरिंग जी। गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कहना होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर, मुझे हर महीने के 4 महीने के पीछे 2,000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर खर्चा किया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर, एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं,
और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446 अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के श्री नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है और मैं इस धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब आप ये खर्च कहाँ से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ। उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हो, लेकिन शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी, अटल जी की सरकार ने
किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि एक केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपनी खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें। ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? जी सर, पक्का करेंगे? जी पक्का करूंगा सर। चलिए, जय जगन्नाथ आपको। नमस्कार सर। धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बात आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो रह अब रहे हैं चारों। आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे। और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री गणेश राजेंद्र भोसले जी को आमंत्रित करूंगा। वे पीएम किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री भोसले जी। गणेश जी नमस्ते। राम राम सर जी। राम राम। गणेश जी बताइए, आपके पास कितनी जमीन है? मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूं। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना।
और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकाल कर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा, मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना। हाँ सर। खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस आपने कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला। 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, यानी 2,500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000? 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का मन करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा, आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हो, धन्यवाद गणेश जी। अब मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के श्री मनोज पाटीदार जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लाभार्थी हैं। श्री पाटीदार, नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी, बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं सर। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहाँ की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्व ज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी 1 वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं सर। क्या अनुभव है, बताइए, क्या लाभ हो रहा है? सरकार की किस योजना का लाभ रहे आप? सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज, जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने अच्छा, इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले
एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का। लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल आईटीसी कंपनी को 41 रुपए क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है, टिकना है, फलाना है और आपके पैसे काट लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। और आपने सर, मेरा एक निवेदन है सर। जी जी बताइए सर। हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको घोड़ा रोज बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर सकूं। ये बात सही है। कई जगह पे ये, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी, लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के उस दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते हैं यही लोग। यानी वो उधर एक आंदोलन चलाना, इधर दूसरा आंदोलन चलाना, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा से करते हैं। और इसके कारण, लेकिन ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा और हिंदुस्तान के कई कोने में ये इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस बात का मेरे ध्यान पर आकर्षित किया। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। अब मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के श्री एम सुब्रमणी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री सुब्रमणी जी। वणक्कम। வணக்கம் பிரதமருக்கு வணக்கம். बोलिए. உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, உங்க இதை பத்தி, குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜமீன் நிலம் இருக்குது அதை பத்தி சொல்லுங்க. வணக்கம் பிரதமருக்கு. என் பேர் சுப்பிரமணி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். என் குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு 4 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது. விவசாயம் செஞ்சுன்னு வர்றோம். தக்காளி 2 ஏக்கரை போட்டு இருக்கோம். பட்டன் ரோஸ் 1 ஏக்கரை போட்டு இருக்கிறோம். मेरा नाम सुब्रमण्य है। मेरा परिवार में 4 सदस्य हैं। वो 4 सदस्य मिलकर हम खेती करते हैं। मेरा पत्नी, मैं और मेरा 2 लड़के हैं। और जो है वो मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। उसमें से अभी जो टमाटर और जो गुलाब के फूल का पौधा जो मैं बताऊं। आप इतना बढ़िया हिंदी कैसे बोलते हैं? साहब मैं भोजपुरी सैनिक हूँ साहब। अच्छा, फौज में थे?
फौज में था साहब। अच्छा, वाह। तो आपने और भी फसल आप कर रहे हैं, और पानी की स्थिति क्या है? क्योंकि चेन्नई वगैरह में तो पानी की बड़ी दिक्कत है, तो गांव में और दिक्कत कैसी होती होगी? தண்ணி ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குது, எப்படி நீங்க விவசாயம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. தண்ணி வந்து கம்மியா கிடைக்கிறதுக்கு நான் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலியமா, தோட்டக்கலைத்துறை மூலியமா சொட்டு நீர் பாய்ச்சிட்டு வர்றேன். அவங்க வந்து சொல்லணும் 33,000 சொல்லணும். 1,33,000 ரூபாய்க்கு 100% மானியம் மூலியமா எங்களுக்கு இலவசமா 3 ஏக்கருக்கு சொட்டு நீர் பாசன வசதி செஞ்சு கொடுத்துறாங்க. அதனால வந்து 1 ஏக்கரா நிலம் வடிகால் மூலமா பாய்ச்சணும் இருந்தேன். இப்போ வந்து 3 ஏக்கராவும் விவசாயம் செய்கிறேன். அதனால எனக்கு 100% மூலியம் லாபமாகவும் 40,000 ரூபாய் வருமானம் வச்சு போன வருஷம். இந்த வருஷம் சொட்டு நீர் தோட்டக்கலை மூலியமா வழங்குறதுனால எனக்கு 1,40,000 ரூபாய் வருமானம் வந்து இருக்குது. இதில் வந்து 40,000 போக மீது 1 லட்சம் மீதம் இருக்குது. साहब जी मुझे पहले जो बहुत पानी के यहाँ का कमती वजह से 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे 1 ही एकड़ का जो जमीन का पानी का जो पूरा होता था। अभी जो ये ड्रिप इरिगेशन करके, ये जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो हॉर्टिकल्चर का जो अधिकारी लोग मुझे सलाह देने के वजह से, सलाह के साथ साथ इन्होंने 1,33,000 की जो है इन्होंने जो 100% जो मान्यता दिया है, मान्यता सब्सिडी दिया है। सब्सिडी देने के बाद और उन्होंने साथ साथ मुझे ड्रिप का लगा कर भी दिया था। अभी लगाने की वजह से मुझे पहले 1 एकड़ का जो है वो पानी मिलता था, पूरा होता था। आजकल 3 एकड़ का जमीन को मेरा पानी पूरा हो जाता है। उसका वजह से मुझे पिछले जो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन का पहले मैं 40,000 ही कमाता था 1 एकड़ के जमीन की वजह से। अभी जो है 3 एकड़ का जमीन होने की वजह से मुझे 1,40,000 का जो है वो धन मिलता है। अभी उसमें मुझे पहले ड्रिप इरिगेशन के पहले मुझे 40,000 मिलता था, अभी जो 1 लाख मुझे फालतू लाभ मिलता है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। सुब्रमण्य जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आपने कमाई तो की, लेकिन आपने मानव जात की सेवा की है, क्योंकि आपने पानी बचाया है। और सरकार की ये जो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन की योजना है, जो पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसका आपने फायदा उठाया, और इस फायदे के कारण आपका 1 लाख रुपया आय भी बढ़ी, पानी भी बचा, आय भी बढ़ी, और आपकी जमीन का उपयोग भी हुआ। और इसलिए ये आपने ये लंबी सोच के साथ ये विचार किया, इसके लिए आप बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतने जागरूक किसान हैं, और किसानों को भी समझाइए कि पानी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर पानी को बूंद बूंद डालें तो भी अच्छी फसल होती है, लेकिन किसान के मन में क्या है कि जब तक पूरा खेत पानी से भरा हुआ देखता नहीं, तब तक उसको लगता है कि कुछ रह गया। हकीकत में तो पानी उसके मूल में जाना चाहिए, और बूंद बूंद से जा सकता है। अगर ये काम आप कर लिए, बहुत बढ़िया किए हैं। और यहाँ तो मेरे सामने जय जवान भी है, जय किसान भी है। चलिए, वणक्कम आपको। धन्यवाद सुब्रमणि जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्री राम गुलाब को आमंत्रित करूंगा, जो कि पीएम किसान योजना के साथ साथ फार्मिंग एग्रीमेंट भी करते हैं। श्री राम गुलाब जी। राम गुलाब जी, नमस्ते। प्रणाम सर, आपके चरणों में। हमारा नाम राम गुलाब है। मैं बनग्राम बीट मरगदवा राजा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटा किसान हूं। मेरे पास महोदय 1.5 एकड़ जमीन है। इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूं। मेरे परिवार में महोदय मेरे माता पिता एवं 3 बच्चे एवं उनकी बहुएं भी आ चुकी हैं। कुल 10 परिवार से हम रहते हैं एक साथ। तो महोदय, छोटी जमीन का टुकड़ा और इतना बड़ा परिवार, आपने कैसा व्यवस्था क्या नई बनाई है? सर, हम एक किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम महोदय शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी, आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू
हो रहे हैं और वो खेती जो है सबके साथ मिला करके एफपीओ के द्वारा हम सर करते हैं। वह शकरकंद की खेती नए प्रजाति में इस समय कर रहे हैं। अच्छा, आपके 100 के 100 किसान जो है जिनका आपने समूह बना दिया है, एफपीओ बनाया है, सबके सब शकरकंद की खेती करते हैं? नहीं सर, अभी इन साल नया फसल ये आई है और हम पहले सर धान, गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे। इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। जिला महाराजगंज सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें कृषि विभाग एवं नाबार्ड और महोदय एक एनजीओ महाराजगंज के मुख्यधार हैं विनोद कुमार तिवारी सर, इनके माध्यम से हम। तो ये आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटांगिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटांगिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के उत्पाद का ही एग्रीमेंट झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। महाराज जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। श्री राम गुलाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन, इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है, और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। साथियों, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है।
आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए
पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण
हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो, और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं। करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे
उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, अभी जब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2,500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। हम दशकों पुरानी सिंचाई योजनाओं पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, जो पहले 1 एकड़ का काम होता था 3 एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया माइक्रो इरिगेशन। साथियों, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे।
हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने, ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महाराजगंज के राम गुलाब जी से सुन रहे थे, 300 के करीब किसानों को इकट्ठा किया है उन्होंने, और पहले की तुलना में 1.5 गुना भाव से माल बेचना शुरू हुआ है। एफपीओ बनाया उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से खेती में मदद ली, और आज उनको फायदा हो रहा है। साथियों, हमारे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है गांव के पास ही भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सुविधा कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथ ही किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प भी हो। हमारी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन सभी को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश के बैंकों का पैसा देश के किसानों के काम आए। 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आए और शुरुआत थी हमारी, 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था धन के लिए, वही इसे अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए यानी 2 गुना किया गया है, ताकि किसान को कर्ज मिल सके। बीते कुछ महीनों से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है और अभियान तेजी से चल रहा है। हम मछली पालकों, पशुपालकों, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये लाभ उनको भी अब दिया जा रहा है। साथियों, हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया, खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आधुनिक कृषि संस्थान हो। बीते वर्षों में देश में अनेक नए कृषि संस्थान बने हैं, कृषि की पढ़ाई की सीटें बढ़ी हैं, और साथियों, खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही हमने एक और बड़े लक्ष्य पर काम किया। ये लक्ष्य है गांव में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। आज सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुंची है, खेत के मेड़ तक पहुंची है। आज देश के छोटे और सीमांत किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन, ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हर साल आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ने
आज मेरे छोटे किसान के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम की है। 90 पैसे प्रतिदिन, यानी एक चाय से भी कम कीमत, 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर बीमा, ये मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकत है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन, ये सुरक्षा कवच भी आज किसान के पास है। साथियों, आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अखबारों में चमकते रहे हैं, हम जानते हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है। अब गांव में किसानों को उनके मकान का, जमीन का नक्शा और कानूनी दस्तावेज दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से स्वामित्व योजना के बाद अब गांव के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। साथियों, बदलते समय के साथ अपनी अप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। आज हर किसान को यह पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था, तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। साथियों,
आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। एक कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। इतना ही नहीं, जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भाले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच कर गया। और जब एमएसपी में खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बात, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। उदाहरण के तौर पर एग्रीमेंट फार्मिंग की बात ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी है। वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश किसान मंडी नहीं भी जा पाता था तो वो क्या करता था, वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था। ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। खरीदार समय से आपका भुगतान करने के लिए अब कानूनन बाध्य है। उसे रसीद भी काटनी होगी और 3 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा। नहीं तो ये कानून किसान को शक्ति देता है, ताकत देता है, वो अधिकारियों के पास जाकर कानूनी तंत्र का सहारा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, हो रही है। खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता,
ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। अब आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस किसान को है कि नहीं है? किसान को फायदा होने वाली गारंटी इसमें है कि नहीं है? एक और सवाल लोगों ने उछाल करके रखा हुआ, आपके मन में भी आता होगा। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे रहा है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। पहले क्या होता था, याद है ना? सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था। अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है। अब सारा रिस्क एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति या कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा। साथियों, देश के कई भागों में एग्रीमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है, उसे कसौटी पर कसा गया है। क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? ये देश कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे पशुपालक, हमारे किसान की मेहनत है। आज डेयरी सेक्टर में बहुत सी सहकारी और निजी कंपनियां किसानों से, दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं। ये मॉडल कितने वर्षों से चला रहा है। क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी संस्था ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना एकाधिकार कर लिया? क्या आप उन किसानों और उन दुग्ध उत्पादकों की सफलता से परिचित नहीं है जिन्हें डेयरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है? एक और सेक्टर है, यहां पर हमारा देश बहुत आगे है, वो है पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। आज भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। पूरे पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ स्थानीय खरीदार भी इस व्यवसाय में जुटे हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक्ट किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का अवसर मिले जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। हमारे किसानों की सेवा में जब बहुत सी कंपनियां व्यवसाय के कई तरह के प्रतिस्पर्धी रहेंगे
तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बेहतर पहुंच भी संभव होगी। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई, किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो,
ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का, देश के विभिन्न स्थानों में जुड़े हुए विभिन्न माननीय मंत्रीगण, गणमान्य व्यक्तियों का, दोनों राज्य मंत्री जियों का और देश भर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम से
करोड़ों किसान भाई बहनों का हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।